जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछला क्लास में हम लोगों ने 491 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे केमिस्ट्री का। आज उसी से संबंधित प्रश्न को आगे करेंगे और विद्युत अपघटन या विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को करेंगे और साथ ही साथ एसिड, बेस, क्षार से संबंधित कॉन्सेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये होता है दोस्तों कि जो अधिक पावरफुल वाले तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, कम पावरफुल वाले को अपने स्थान उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देते हैं या हटा देते हैं। अधिक पावरफुल वाले तत्व क्या करते हैं, कम पावरफुल वाले को हटा देते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में से अधिक पावर होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देते हैं। जैसे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें या जिसे हम सक्रियता श्रेणी कह सकते हैं, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले की बात करें दोस्तों, जो हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, उसके बाद फेरिक या तो आयरन हम जिसको कोई बोलते हैं दोस्तों, ये आयरन होता है। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस होता है। फिर क्या हो जाएगा, हमारा फास्फोरस हो जाएगा और फिर कॉपर, फिर हमारा ये यानी कि एजी यानी कि सिल्वर, और अंत में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एयू यानी कि गोल्ड हो जाएगा। ये एजी हमारा क्या है, सिल्वर है, एजी हमारा क्या है, सिल्वर है, और जो एयू हमारा है वो क्या है, गोल्ड है, गोल्ड है। अगर इनमें से बात करें दोस्तों सबसे अधिक हाईली रिएक्टिव तत्व वाले, तो यहां से हमारा पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक जो ये तत्व है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। और यहां से लेकर के यानी कि जिंक से लेकर के ये कॉपर तक मीडियम रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मीडियम रिएक्टिव होता है। और जो अंत में जो हमारा है ये लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव की बात करें तो सोना और चांदी ही हमारा होता है। अगर इसको याद करने की बात करें दोस्तों, इसके ट्रिक का, तो हम इसे कह सकते हैं क न क मांगे आलू, कनक मांगे आलू। तो क से पोटेशियम, के यानी कि पोटेशियम, न से सोडियम यानी कि सोडियम, फिर क से कैल्शियम, मां से मांगे से मैग्नीशियम, और आलू से एल्युमिनियम। तो यहां तक हम दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद ये छह एलिमेंट बचते हैं दोस्तों, इसको आराम से याद कर सकते हैं, जिंक, फेरिक, फास्फोरस, कॉपर, एजी, एयू। तो ये हमारा क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो सबसे अगर अधिक रिएक्टिव की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अब हम दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इससे संबंधित बुक वाला क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले जैसे कि दोस्तों जी की CuSO4, हमने एक केमिकल लिया CuSO4 और इसको Zn के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या है, Cu है और Zn है। SO तो हमारा ये सल्फेट है, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए सीरीज में नहीं रखा गया है। तो अगर Cu और Zn की बात करें तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे क्या है, Zn है, Zn ऊपर है, Cu की अपेक्षा में क्या है, ऊपर है, यानी कि जो Zn है ये Cu से अधिक रिएक्टिव है। Zn जो है Cu से क्या है, अधिक रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि ये Zn क्या करेगा, इस Cu को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, इस Cu को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद क्या करेगा, इसका स्थान ले लेगा। तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि हाईली रिएक्टिव होने के कारण लेस रिएक्टिव कॉपर को ये डिस्प्लेस कर दिया और उसका स्थान पे ये खुद ग्रहण कर लिया। इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तांबे दोस्तों, तांबे यानी कि क्या बात कर रहा है, कॉपर, तांबा की बात कर रहे कॉपर, तो कॉपर हमारा क्या है, Cu नीचे है,
तो कॉपर से हमारा अधिक रिएक्टिव की बात करें तो चांदी की देखें तो चांदी क्या है, कॉपर से नीचे है, तो ये हाईली रिएक्टिव, अधिक रिएक्टिव तो होगा नहीं। अगर सोना की बात करें तो सोना भी हमारा क्या है, सबसे नीचे। और प्लेटिनम की बात करें दोस्तों तो प्लेटिनम तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो प्लेटिनम तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो जिंक देखिए दोस्तों, जिंक हमारा क्या है, इस कॉपर की तुलना में ऊपर है। जिंक क्या है, ऊपर है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा कि Zn जो हाईली रिएक्टिव होने के कारण इस Cu को, यानी कि तांबे को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर का जिंक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस या तो विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस दोस्तों यानी कि दो पदार्थ को क्या किया जाएगा, पानी के साथ मिलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि पानी के साथ या किसी लिक्विड के साथ मिलाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे लवण देखें दोस्तों, तो अगर अगर हम नॉर्मल लवण की बात करें दोस्तों, तो लवण को हम क्या जानते हैं, क्षार यानी कि बेस। तो जो NaCl हमारा नमक होता है वो हमारा क्या होता है, एक क्षार है या लवण है। इसके साथ क्या करना है, जल का हमें रिएक्शन करवाना है। क्या करना है, जल का रिएक्शन करवाना है। तो जल का रिएक्शन करवाने के बाद क्या होगा, ये Na क्या होगा, Na हमारा NaOH बना लेगा, प्लस क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या करेगा, NaOH निकलेगा और क्लोरीन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना रहा है दोस्तों, क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है। क्या बना रहा है, NaOH उत्पाद बनाता है, साथ ही में तो ये क्लोरीन गैस बनेगा दोस्तों। लेकिन गैस होता है ये तो उड़ जाएगा, गैस या ऑक्सीजन वगैरह जो होता है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे NaOH हमारा जो हो गया वो मुख्य उत्पाद हो गया। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डी नंबर का जो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट में जो था वैसा ही है। तांबे यानी कि कॉपर, तो कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। तो कॉपर के नीचे हमारा दोस्तों दो तत्व था, एक Ag था और एक Au था। Ag और क्या था, Au था। बाकी ये सब तत्व जो है रिएक्टिव सीरीज में क्या था, ऊपर था। तो कॉपर से नीचे की बात करें तो वो हमारा क्या है, कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव के अंतर्गत इसमें कौन सा है, Ag है, यानी कि हमारा क्या है, ये सिल्वर है। तो जो सिल्वर हमारा हो जाएगा वो कॉपर से कम रिएक्टिव होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जो रिएक्टिव सीरीज हमने बताया दोस्तों, उस सीरीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी सीरीज से ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक का बनने वाला है। इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो सबसे अधिक रिएक्टिव हमारा कौन सा होगा? तो अगर हम सीरीज के अनुसार देखें तो हमारा सबसे पहले क्या था, पोटेशियम था, फिर क्या था, सोडियम था, फिर कैल्शियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर हमारा क्या था, एल्युमिनियम था। क्या था, एल्युमिनियम था। तो सबसे अधिक हमारा पोटेशियम है, तो इन ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है। फिर क्या था, सोडियम था, तो सोडियम भी नहीं है। फिर क्या था, कैल्शियम था। तो कैल्शियम अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो हमारा सबसे ऊपर इन चारों ऑप्शनों में से दिख रहा है। तो जो सबसे ऊपर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी वही होगा। तो डी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस जलीय विलयन से विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? देखिए दोस्तों जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जब लवण के साथ, तो लवण को कौन सा हमने लिया था, NaCl लिया था। और NaCl को जब हम H2O या जल इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन कराने का मतलब है दोस्तों कि उसको पानी के साथ मिक्स किया जाएगा, पानी के साथ लिक्विड के साथ मिक्स किया जाएगा। तो NaCl को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पानी से मिलाना, या विद्युत अपघटन मतलब पानी से के साथ उसको मिक्स करना। तो जब नमक को हमने लवण को किस में मिलाया था, जल में, तो ये हमारा जो बन के आया था NaOH प्लस क्लोरीन गैस निकला था, जिसमें से दोस्तों ये NaOH हमारा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहा है, निर्मित कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर निर्मित कर रहा है तो हम किसके साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, NaCl के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के आधार पर सही अवरोही क्रम में है? अवरोही मतलब दोस्तों घटते क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर या तो घटते घटते क्रम में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जो हमारा रिएक्टिव सीरीज है, सबसे पहले क्या होता है ऊपर हमारा? पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, आयरन होता है, उसके बाद फास्फोरस और कॉपर, फिर एजी, उसके बाद लास्ट में क्या आता है हमारा? एयू। तो इन सब में दोस्तों अगर जो हमारा सबसे, इन चारों में से सबसे अधिक रिएक्टिव होगा वो सबसे पहला नंबर पे होगा। वो क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे होगा। यानी कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया? एल्युमिनियम, कॉपर, CaHg। एल्युमिनियम कहाँ है हमारा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर है। और उसके बाद एल्युमिनियम क्या है? कॉपर है। कॉपर कहाँ पर है? नीचे है। यानी कि ये एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। फिर कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ है? ऊपर है। और Hg हमारा नीचे कहीं होगा। तो सबसे अधिक की बात करें यहाँ पे, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा हमारा है? कैल्शियम है। यानी कि जो सबसे पहले हमारा होगा कैल्शियम होगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। तो जो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद कैल्शियम के जस्ट तुरंत बाद क्या है? एल्युमिनियम यहाँ पे है, तो एल्युमिनियम को रखेंगे। उसके तुरंत बाद हमारा क्या है? Cu है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? Hg आएगा। यानी कि Hg Au के आगे और भी तत्व हैं दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने सीरीज में लिख रखा है। इस ये क्रम जो हमारा होगा वो ओरिजिनल डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन के अनुसार होगा। तो सब CA हमारा एक ही ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, C नंबर में। तो जो कैल्शियम से हमारा स्टार्ट हो रहा है वो एक ही ऑप्शन में C नंबर का। तो जो C नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हमने क्या देखा था दोस्तों? पोटेशियम को देखा था, फिर सोडियम को देखा था, फिर कैल्शियम को देखा था, फिर मैग्नीशियम को, फिर एल्युमिनियम को, उसके बाद जिंक को देखा था, उसके बाद Fe आयरन को देखा था। और यहाँ पे दोस्तों वो फास्फोरस नहीं, लेड होगा। पीछे हमने बता दिया, वो मिस्टेक से हो गया है, सॉरी। जो यहाँ पे दोस्तों वो फास्फोरस नहीं होगा बल्कि लेड होगा। यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे फास्फोरस बोला है, वो फास्फोरस नहीं दोस्तों, वहां पे लेड होगा, यानी कि Pb होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा? Pb होगा। उसके बाद क्या? Cu और Ag, और उसके बाद हमने Au को बताया है, यानी कि गोल्ड को बताया था। तो ये हमारा मेनली जो होता है दोस्तों, ये हमारा मेन जो मुख्य है वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया है। और इसके बीच में और कई तत्व बीच बीच में आते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण ये सीरीज को याद रखना है। इसमें से दोस्तों अगर हम यहाँ पे सीरीज में देखा जाए तो सबसे ऊपर में हमारा क्या है? यहाँ पे सोडियम है। उसके बाद कौन सा है हमारा? यहाँ पे Ag है और Au है। क्या है? Au है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा Hg इस सीरीज में कहीं नहीं है। लेकिन जो मरकरी हमारा होता है, वो मरकरी हमारा जस्ट गोल्ड से ऊपर होता है, सॉरी सिल्वर से क्या होता है? ऊपर होता है। और Cu से क्या होता है? नीचे। Cu से नीचे और सिल्वर से ऊपर, यानी कि Ag और Ae क्या हुआ? Cu से नीचे होता है और Ag से ऊपर होता है। तो जी Hg यहाँ पे हमारा चांदी से भी क्या है? Hg हमारा यहाँ क्या है? चांदी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। Hg क्या है? चांदी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा चांदी से जब ज्यादा रिएक्टिव है तो सोने से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। सोने से भी क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव की बात करें तो सोडियम नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम तो ऊपर है। मरकरी, मरकरी भी नहीं होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो चांदी से भी क्या है? ऊपर है। और चांदी तो होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि चांदी जो है सोना से ऊपर है। तो सबसे नीचे जो हमारा होगा वही क्या होगा? सही आंसर होगा। तो सोना यहाँ पे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम रिएक्टिव होगा इन ऑप्शन के अनुसार। निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने क्या देख लिया? अगर चांदी से दोस्तों, चांदी हमारा जो सीरीज में आता है
सबसे क्या है, नीचे है, और उससे नीचे क्या है हमारा, सोना है, और उसके जस्ट ऊपर क्या है हमारा, एच है या मरकरी है। तो और उसके ऊपर की बात करें तो कॉपर है, और उससे ऊपर की बात करें तो जिंक वगैरह हमारा आता है, और उससे ऊपर हमारा Fe आता है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉपर हमारा जो होगा चांदी से अधिक रिएक्टिव होगा। सोना की बात करें दोस्तों, सोना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सोना है चांदी के नीचे है, ये हमारा क्या है, सिल्वर है, सिल्वर है, और ये गोल्ड है। यानी कि सिल्वर कहाँ है, ऊपर है, और Au कहाँ है, गोल्ड नीचे है। तो चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील, तो चांदी के तुलना में कम अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, Au या तो गोल्ड हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील, तो हमने क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले सोडियम तो हमारा सबसे ऊपर में ही है, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम कैल्शियम आता है तीसरे नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, जो एल्युमिनियम से नीचे की बात करें तो जिंक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातुएं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पानी में घोल के उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम NaOH ले रहे हैं, क्या किया हमने, NaOH ले लिया, तो NaOH को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे H2O से, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, Na निकल के आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पे H2O प्लस H2 कुछ गैस वगैरह निकलेगा। तो Na हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम निकाल सकते हैं। और जिंक की बात करें दोस्तों, तो जिंक को हम ZnSO4 जैसे एक समीकरण लेते हैं, तो अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा सही से। तो Zn हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, Zn क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। और सोना को क्या दोस्तों, ये Au और Ag यानी कि सोना और चांदी को क्या हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं पानी के साथ रिएक्शन, यानी कि पानी में डालने के बाद, ये तो धातु है दोस्तों, इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। सोडियम को हम निकाल सकते हैं NaCl नमक, NaCl या तो NaOH से, लेकिन सोना और चांदी को हम नहीं निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से, क्योंकि सोना और चांदी अगर सोना और चांदी दोस्तों किसी बॉक्साइड एलिमेंट के साथ, यानी कि किसी अशुद्धि के साथ मिक्स होता है, तो उससे हम पानी से धो के बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि सोना और चांदी को गर्म करके अधिक मेल्ट करने के बाद ही ये निकलता है। और कॉपर को भी दोस्तों मेल्ट करेंगे तब जाके निकलेगा हमारा। यानी कि अगर हम जो हाईली रिएक्टिव धातुएं होती है, उस सॉरी जो लेस रिएक्टिव धातुएं होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि Au और गोल्ड हमारा टेबल में नीचे आता है, क्या आता है, नीचे आता है, और जिंक भी हमारा नीचे आता है, तो इन सबको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके नहीं निकाल सकते हैं। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और सोडियम जो हमारा होता है, इन तीनों को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके बिल्कुल सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस से हम निकाल सकते हैं, यानी कि अपघटन कर सकते हैं, लेकिन कॉपर को नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर हम सोना को नहीं कर सकते हैं, चांदी को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को कर सकते हैं, तो तीनों होना चाहिए, लेकिन तो इसको भी नहीं कर सकते हैं। सोडियम को कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिंक और सोना को यानी गोल्ड को नहीं कर सकते। लेकिन बी नंबर ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को भी, मैग्नीशियम को भी और एल्युमिनियम को भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस या अपघटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट अभी क्या देखा दोस्तों, कि उससे हम विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, जैसे कि यहाँ पे NaCl होता है, और NaCl को हम अगर H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा NaOH बनाएगा और HCl बनाएगा। तो यहां से हम विद्युत अपघटन से सोडियम को निकाल सकते हैं, यानी कि NaCl से अलग कर सकते हैं, NaCl से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, पहला कथन ऑप्शन जो क्या है, सही है। अगर अभिक्रियाशील श्रेणी में एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशील के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे कि ये जो हमारा सीरीज है, ये कौन सा है, उसे अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में सजाया गया है, उसे घटते क्रम में सजाया गया है।
तो इसी सीरीज को दोस्तों यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही कहा गया है। ऑप्शन अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। ये हमारा क्या था, हाईली रिएक्टिव था। और बीच में जो हमारे इसके बाद जो धातुएं आती है जिंक, Fe, Pb और कॉपर, ये सब हमारा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ये हाईली रिएक्टिव की तुलना में क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। तो ये भी कथन जो बीच में बोला गया वो क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि पोटेशियम जो हमारा है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ऊपर है। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल गलत बोला गया है। तो डी नंबर का ही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता सॉरी निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो इन धातुओं में से दोस्तों सबसे ऊपर की बात करें तो हमारा क्या था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और उसके नीचे हमारा जिंक, Fe, Pb, Cu, Ag, Au। ये हमारा मुख्य रूप से जो सीरीज है यही है। तो अगर यहाँ पे हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक में पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, सोडियम भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम ऑप्शन में है दोस्तों। क्या है, मैग्नीशियम ऑप्शन में है। तो मैग्नीशियम हमारा क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों के अपेक्षा जो मैग्नीशियम है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X कौन सी गैस है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, NaCl प्लस H2O का जब रिएक्शन करवाया था तो हमने क्या देखा था, यहां से NaOH निकला था, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला था। और इसके साथ ही क्या निकला था, हमारा क्लोरीन गैस निकला था। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारा H2 गैस निकला था। क्या था, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो दो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा दोस्तों तो उसमें हमारा क्या होगा, बैटरी होगा। तो उसमें दो चीज होगा, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। तो यहाँ पे जो कैथोड, अगर कैथोड को हम कैथोड इसको मान लेते हैं, कैथोड, और इसको हम क्या मान लेते हैं, एनोड। तो जो कैथोड से हमारा निकलेगा वो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैथोड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और एनोड से हमारा क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस। कैथोड से क्या निकलेगा, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। और एनोड से क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या पूछा गया कि कैथोड पर X गैस कौन सी गैस है। तो कैथोड पर जो गैस हमारा होगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 504 का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा अभी कि जो एनोड पे था, जो एनोड पे हमारी कौन सी गैस निकल रही थी, एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस निकल रही थी। एनोड पे हमारा क्या निकल रहा था, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे हमारा क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे यही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एनोड पे क्लोरीन गैस, यहाँ पे सही है। कैथोड पे H2 गैस, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हमारा क्या था, पहले Cu था, फिर Hg था। इन चारों ऑप्शन में से Cu, Hg, उसके नीचे क्या था, Ag, और सबसे नीचे क्या होता था, Au यानी कि सोना। क्या होता था, सोना। तो इन चारों में से अगर सबसे कम रिएक्टिव की बात करें तो हमारा यहाँ पे Au यानी कि गोल्ड या तो सोना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी नंबर पे है। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या दोस्तों, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखें दोस्तों तो सबसे अच्छा, पहले लिख लेते हैं दोस्तों सीरीज को ही। दोस्तों हम सीरीज को लिख लेते हैं।
इन चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसको सजाते हैं। तो पोटेशियम क्या हमारा सबसे ऊपर होगा, उसके बाद क्या होगा, सोडियम होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम के बाद हमारा क्या होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी नहीं है। उसके बाद हमारा क्या होता है एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगर डायरेक्ट देखा जाए तो पहले क्या होगा, फिर यहाँ पे उसके बाद जिंक होगा, और जिंक के बाद हमारा क्या होता है कॉपर होता है। जिंक के बाद क्या होता है हमारा कॉपर, और कॉपर के तुरंत जस्ट नीचे क्या होता है हमारा दोस्तों Hg होता है, यानी कि मरकरी होता है, और उसके जस्ट नीचे हमारा Ag होता है, और उसके बाद हमारा Au होता है। तो ये सीरीज में दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ये सीरीज जो होगा वही आंसर होगा। यानी कि इस सीरीज को अगर हम घटते क्रम में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, के को पहले रखेंगे, फिर सोडियम को रखेंगे, और फिर जिंक को, फिर Cu को, फिर Hg को, उसके बाद सबसे लास्ट में हम Ag को रखेंगे। तो ये हमारा जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पोटेशियम, पोटेशियम सब में है, फिर सोडियम सब में है, जिंक क्या है सब में है, लेकिन दोस्तों हमारा कॉपर की बात करें, अब कॉपर किस में है, कॉपर बी और सी में है। तो कॉपर बी और सी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद एच डी उसके बाद कॉपर के बाद किस में है एच डी आ गया इसमें, यानी कि सी नंबर में हमारा सही आंसर होगा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज को दर्शाया गया है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है। सबसे कम सक्रिय की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा पहले, जो सीरीज है दोस्तों, इस सीरीज को याद कर लेने से ही बेटर होगा, क्योंकि बार बार ये सीरीज से संबंधित ये प्रश्न को आता ही आता है। वो पीबी, उसके बाद सी यू, फिर ए जी और ए यू, ये हमारा सीरीज हो गया। तो इसमें से अगर देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन में क्या है जिंक है, क्या दिया गया यहाँ पे जिंक है, फिर लोहा, लोहा है, जिंक के जस्ट नीचे लोहा है, यानी कि लोहा की क्या दोस्तों ये आयरन, और उसके बाद मैग्नीशियम तो सबसे ऊपर है, यानी कि इन सब में से अगर देखा जाए ये जिंक है। अगर इन सब में से ऊपर देखा जाए दोस्तों तो मैग्नीशियम ऊपर है। लेकिन दोस्तों सीसा की बात करें, सीसा की बात करें तो सीसा हमारा क्या है, ये पीबी, सीसा क्या है पीबी, यानी कि लेड इसको बोलते हैं या तो सीसा। तो यहाँ पे दोस्तों इन चारों में से हमारा सबसे नीचे कौन सा है, पीबी है। तो पीबी यानी कि सीसा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो लवण का विलयन इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, NaCl लवण का हमने इस्तेमाल कर चुका था, यानी कि लवण प्लस, जब हमने लवण और जल में अभिक्रिया कराया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए का ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस या तो विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा हमारा, विद्युत अपघटन। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घटती हुई प्रक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम उसे, हमने क्या देखा कि उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। जब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार दर्शाया जाता है तो उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे क्या उसको प्रवाह तत्व कहते हैं। क्या दोस्तों ये हमारा जो सीरीज होता है वो फ्लो करता है, प्रवाह मतलब फ्लो करना, बहना, तो वो बहता है बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसमें से ये इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं कहलाता है। प्रतिक्रियात्मकता, ये तो रिएक्टिविटी हो गया दोस्तों, ये प्रतिक्रियात्मकता मतलब ये रिएक्टिविटी हो गया। क्या हो गया, रिएक्टिविटी हो गया। अगर यहाँ पे लास्ट में श्रृंखला दे देता तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, सीरीज देखिए श्रृंखला दिया गया है, यानी कि ये क्या है सीरीज। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आता है तो उसको इंग्लिश में चेंज करने से, लैंग्वेज को चेंज करने से आपको आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद रखेंगे तो इंग्लिश में ये कुछ भी करेगा वो रिएक्टिविटी सीरीज ही लिखेगा। तो सी नंबर का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिक घोल
अधिक घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है। तो धातु ए, देखिए दोस्तों, दो धातु जैसे कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो दो धातु को हम लेते हैं, पोटेशियम और सोडियम। तो अगर इस सोडियम को दोस्तों हम, अगर हम इस सोडियम सॉरी इस पोटेशियम को ए मान लेते हैं दोस्तों, और इसको सोडियम को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो इन दोनों में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है हमारा, ए हो जाएगा, और कम रिएक्टिव क्या होगा, बी होगा। यानी कि ए क्या करेगा, इस बी को विस्थापित कर देगा। ए क्या करेगा, बी को विस्थापित कर देगा। ए बी को विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि ये ए क्या है, बी की तुलना में अधिक रिएक्टिव है, तो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो ऑप्शन पहला ही हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, बी से अधिक रिएक्टिव है, इसीलिए वो बी को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है या उसकी जगह से हटा देता है। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। तो इन सब में से ऊपर से हमारा तीसरे नंबर पे आ गया कैल्शियम। तो सबसे अधिक रिएक्टिव जो इनमें से हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रतिक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग क्या होता है दोस्तों, एनोडाइजिंग को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एनोडाइजिंग मतलब क्या दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आयनीकृत करने के लिए, आयनीकृत करने के लिए। तो जो आयनीकृत करने के लिए दोस्तों, यानी कि जो आसानी से आयन में टूटेगा, यानी कि जो बैटरी में, अगर मैं मुख्य रूप से देखें दोस्तों, तो बैटरी में हमारा कौन सा अम्ल डाला जाता है, तो जो बैटरी में जो हमारा डाला जाता है वो एनोडाइजिंग करने के लिए ही डाला जाता है, ताकि वो आयन में टूट सके। वो आयन में क्या करे, आयन में टूट सके, या तो प्लस या माइनस में टूट सके, और इलेक्ट्रोलाइसिस से करंट का फ्लो या जनरेट कर सके। तो एनोडाइजिंग प्रक्रिया में अगर सबसे अधिक बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो वो H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, आयरन क्लोराइड, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, FeCl2। तो यहाँ पे हम किस धातु को रखेंगे जो यहाँ पे रिप्लेस करके वो यहाँ पे Cl2 बनाएगा, यानी कि इसके साथ आएगा, और ये Fe को अलग कर देगा। Fe को क्या करेगा, अलग कर देगा। यानी कि Fe से उसको क्या होना चाहिए, अधिक रिएक्टिव होना चाहिए। तो अधिक रिएक्टिव की बात करें तो हम फिर से उस सीरीज को याद करते हैं, कौन सीरीज को, कि हाईली रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Ag और Au। तो अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो हमारा जो आयरन की बात करें, Fe से अधिक रिएक्टिव जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आयरन हमारा कहाँ पे है, आयरन की बात करें तो Fe हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है आयरन, यानी कि Fe, इसी को क्या बोलते हैं, Fe। तो Fe से नीचे हमारा शीशा कहाँ है, Fe से हमारा नीचे है, तो ये नहीं होगा। 3 हमारा क्या है, कहाँ होता है, बिल्कुल नीचे होता है, Au से भी नीचे होता है। जस्ता हमारा, यानी कि Zn का ऊपर है, तो ये होगा दोस्तों। चांदी भी हमारा क्या नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। तो जिंक क्या है, तुरंत ऊपर है आयरन से, तुरंत क्या है, ऊपर आयरन से है। यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ रखेंगे Zn, तो अगर यहाँ पे हम Zn को रखते हैं तो ये इस FeCl2 को Zn रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पर ले लेगा। तो Zn यानी कि जिंक यहाँ पे जस्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। देखिए दोस्तों, अब इसमें उल्टा पूछ दिया, सेम क्वेश्चन है, बल्कि ये आयरन क्लोराइड है। अब यहाँ पे अगर हम जिंक को रखते हैं तो ये विस्थापित कर देगा। अभी हमने देखा कि ये हाईली रिएक्टिव था, ये भी विस्थापित कर देगा। एल्युमिनियम भी क्या है, अधिक रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम भी क्या है, अधिक रिएक्टिव है आयरन से। तो जो चांदी हमारा है कम रिएक्टिव है, चांदी क्या है, कम रिएक्टिव है।
तो जो चांदी हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांदी कम रिएक्टिव होने के कारण ये Fe को रिप्लेस या डिस्प्लेस या विस्थापित नहीं कर सकता है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। यानी कि देखिए दोस्तों, जो HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो प्रतिक्रिया वही नहीं करेगा जो क्या होगा। अगर दोस्तों एक एक ऑप्शन को हम रिएक्शन करवा के देखें, तो मैग्नीशियम को अगर हम करा के देखते हैं इससे, तो HCl के से क्या बनाएगा हमारा, MgCl2 बनाएगा, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये Mg क्या कर रहा है, हमारा प्रतिक्रिया कर ले रहा है। अब दोस्तों जिंक HCl के साथ फिर हम जिंक का रिएक्शन करवाते हैं। क्या कराते हैं, जिंक का। तो जिंक का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये भी हमारा ZnCl का निर्माण करता है, और इसमें भी H2 गैस निकलेगा। और कॉपर का जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे कॉपर का, तो ये रिएक्शन क्या है, कॉपर के साथ HCl प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉपर के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉपर के साथ प्रतिक्रिया बिल्कुल ही नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो HCl के साथ कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। और दोस्तों यहाँ पे ये अगर बात करें, यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर Mg इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि Mg जो है इस हाइड्रोजन से क्या है, अधिक रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से Mg क्या है, अधिक रिएक्टिव है, और इस हाइड्रोजन से Zn भी क्या है, अधिक रिएक्टिव है। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, वो कॉपर हमारा हाइड्रोजन से नीचे होता है। कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है। इसी के कारण कॉपर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉपर सही आंसर हो जाएगा। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो ऐसे धातु हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चनों में दोस्तों हमने एक क्वेश्चन किया था, तो शायद याद होना चाहिए, हमने क्या देखा था कि जो सोडियम था और मैग्नीशियम था और एल्युमिनियम था, इन तीनों को इलेक्ट्रोलाइसिस से हम प्राप्त करते थे। इन तीनों को इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इन तीनों को इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है। तो इन तीनों में से हमारा सिर्फ एल्युमिनियम यहाँ पे है, तो एल्युमिनियम हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से इन चारों ऑप्शनों में से निकाला जा सकता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई लोहा, तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये जंग का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा, जंग का फॉर्मूला होगा। लेकिन इस लोहे को अगर हमें जंग से बचाना होता है, तो जैसे कि ये लोहे का परत है, लोहे है, तो इस लोहे में क्या किया जाता है, ऊपर से एक परत चढ़ा दिया जाता है। तो वो परत जो चढ़ाया जाता है, वो किस धातु का चढ़ाया जाता है, ये पूछा गया है। वो परत किस धातु का चढ़ाया जाता है, ये हमें पूछा गया है। तो उसमें दोस्तों क्रोमियम नहीं, रोडियम नहीं, टिन नहीं, बल्कि जिंक का उसमें परत चढ़ाया जाता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा, जो जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन किया जाता है जंग से बचाने के लिए किसी लोहे को। अब हम दोस्तों एसिड, बेस और सॉल्ट से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो इससे क्लास क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम एसिड, बेस और लवण के बारे में या सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है दोस्तों, पहले हम क्या देखेंगे, एसिड और बेस के बारे में देखेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड की बात करें दोस्तों, एसिड अगर टेस्ट में बात करें, अगर टेस्ट में बात करें, तो एसिड जो हमारा होता है वो सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। और अगर बेस की बात करें, सोर, बेस की बात करें यानी कि क्षार की बात करें, तो ये क्या होता है,
बिटर होता है, बिटर यानी कि कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। और दोस्तों जो एसिड हमारा होता है जनरली वो हमेशा क्या करेगा? H प्लस आयन देगा। और जो बेस हमारा होगा वो OH माइनस का आयन को देगा। H प्लस OH माइनस का आयन देगा। और ये लिटमस होता है, एक लिटमस पेपर होता है दोस्तों, जो संकेतक या इंडिकेटर्स के रूप में जाना जाता है, जो हमारे एसिड और बेस का पहचान कराता है कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। तो उस लिटमस में क्या होता है, अगर कोई ब्लू लिटमस होता है तो वो उस ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर वो एसिड रहा तो, और अगर बेस रहा तो बेस क्या करेगा? रेड को हमारा ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड को क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ब्लू लिटमस को क्या करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड, और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? HCl हो गया। और बेस की बात करें तो NaOH हो गया। क्या हो गया? NaOH हो गया। ये हमारा क्या था दोस्तों? एसिड और बेस था। अब हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में हमारा क्या होगा? ना तो H प्लस आयन होगा और ना ही OH माइनस आयन होगा। ये दोनों नहीं होगा, वो हमारा क्या होता है? सॉल्ट होता है। जैसे हम एक बेसिक चर्चित क्या जानते हैं? नमक, सॉल्ट। जिस जो नमक को हम लोग खाते हैं क्या है वो? NaCl। तो ये NaCl क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट है। और कई प्रकार का सॉल्ट है दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे हम इन सभी से संबंधित प्रश्न को क्या करेंगे? करते चलेंगे। पर एंटा एसिड ये क्या दिया गया दोस्तों? एंटी एसिड। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया? एंटी एसिड। तो एंटी एसिड मतलब क्या होता है दोस्तों? एस एसिड मतलब क्या होता है? हम क्या जानते हैं? अगर यहाँ पे तोड़ें इसको, एसिड्स मतलब क्या होता है हमारा? अम्ल होता है। और एंटी मतलब हम क्या जानते हैं? एंटी मतलब किसी का कोई बोला जाता है ना कि वो एंटी है, वो इसके एंटी है। जैसे कि अभी इलेक्शन का ज्यादा चर्चित हो रहा है, इलेक्शन अभी चल रहा है, तो क्या बोलते हैं? वो एंटी पार्टी का है, वो एंटी बीजेपी का है। तो वो एंटी मतलब क्या होता है? उल्टा। एंटी मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे जो प्रति अम्ल का बात किया गया है, मतलब अम्ल का क्या होगा? उल्टा होगा। यानी कि वो क्या होगा? बेस नेचर का होगा। वो क्या होगा? बेस नेचर का होगा। एंटी एसिड का मतलब क्या हो गया? बेस नेचर का, या तो क्षारीय नेचर का हो गया। क्या हो गया? क्षारीय नेचर का हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया? प्रति अम्लों या एंटी एसिड्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरामल या तो स्टोमिक एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। जैसे कि हम खाना खाते हैं दोस्तों, तो खाना हमारा नहीं पचता है। खाना नहीं पचता है वो तो क्या होता है? खट्टा डकार आने लगता है। तो क्या होता है? खट्टा डकार आने लगता है। खट्टा डकार आने लगता है। तो जो खट्टा डकार जब आता है दोस्तों, तो एक इनो का पैकेट आता होगा। और अगर या इनो का पैकेट आता है, या तो अगर नींबू पानी को हम घोर के पी लें, तो वो उसमें क्या होता है? एक क्षार के रूप में काम करता है। क्या करता है? खार के रूप में, यानी कि क्षार के रूप में काम करता है। तो एक कथन क्या है? बिल्कुल सही है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों जो सही कथन बोला गया है? प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। हमने क्या बोला कि प्रबल अम्ल की, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर एंटा एसिड है, एंटा एसिड मतलब क्या? अम्ल का विपरीत काम करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रबल अम्ल एंटा एसिड कभी भी नहीं हो सकता है। तो आगे ऑप्शन ये दोनों हमारा दोस्तों बेस के रूप में काम करेगा, ये भी हमारा बेस के रूप में काम करेगा। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में, एक विशेष बात दोस्तों, और अधातु को अगर दोस्तों, अधातु को जब भी हम अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो उसका नेचर हमेशा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो धातुओं अधातुओं का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है। हमेशा क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है। और दोस्तों जो हमारा धातु होता है, धातु को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है। क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है। अधातु अधातु
और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। और धातु और ऑक्सीजन को जब मिलेगा वो, तो हमारा क्षारीय नेचर का होता है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम क्या हमारा धातु है, तो ये हमारा MgO बनाएगा, जो हमारा क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। और अगर अधातु की बात करें तो एक कोई भी धातु, अगर अधातु ले लें हम, जैसे कि कोई कौन सा धातु अधातु होगा, जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों सल्फर गैस ले लेंगे, सल्फर क्या है, अधातु है। तो अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये क्या बनाएगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। वो क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो अधातु के ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है। यानी कि अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। देखिए दोस्तों, दुर्बल अम्ल की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल, जैसे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल हमारा है वो कौन सा है, HCl है, और H2SO4 है, और HNO3 है। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और इसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंतर्गत में आता है। तो दुर्बल एसिड की बात करें दोस्तों तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि इन सब में से दोस्तों हमारा जो दुर्बल एसिड कौन सा हो जाएगा, तो HCl हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, और H2SO4 भी हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, और HNO3 हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों जो H2SO4 भी हमारा क्या होगा, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंदर ही आएगा, अंतर्गत ही आएगा। तो हमारा कौन सा बच गया, यानी कि एसिटिक एसिड, ये CH3 COOH COOH, यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड कहलाता है। तो जो हमारा दुर्बल अम्ल या वीक एसिड के रूप में, वीक एसिड के रूप में हम कह सकते हैं कि ये, यानी कि एसिटिक एसिड, और ये H2CO3 एसिड हमारा वीक एसिड है। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि HCl इसमें भी है, H2SO4 इसमें भी है, और H2SO4 इसमें भी है। तो ए नंबर का ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि एसिड हमारा हमेशा क्या देता है, H+ आयन को देता है, और बेस हमारा क्या देता है, जब पानी में घोलते हैं तब दोस्तों, और बेस आने की क्षार जो हमारा होता है वो OH- को देता है। तो क्या बोला, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो सभी एसिड के लिए आम तत्व हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। जिससे कि देखिए दोस्तों, अगर HCl की बात करें इसमें भी हाइड्रोजन है, और H2SO4 की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो उसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है, एसिड के लिए वो एक कंपलसरी एलिमेंट या तत्व हो जाता है। सभी एसिड समान रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, प्रबल अम्ल की विलयन में डैश होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रबल यानी कि क्या है, प्रबल प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हमारा H2SO4 H2SO4 और HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है, और HNO3 होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रबल एसिड या तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के रूप में ये जाना जाता है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें क्या होता है हमारा, वो आयन अधिक होगा। आयन को क्या करेगा, जब पानी के साथ या किसी के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा या घोला जाएगा तो उसमें आयन हमारा क्या होगा, अधिक मात्रा में क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी क्या करेगा, अधिक मात्रा में आयन को रिलीज करेगा, यानी कि H+ के आयन में वो अधिक टूटेगा। क्या करेगा, अधिक मात्रा में टूटेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अणु और आयन दोनों में, बिल्कुल गलत दोस्तों। अणु हमारा कभी भी नहीं हो सकता है, अणु की बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर पानी, एसिड में पानी होता ही नहीं है। अगर एसिड में पानी होता ही नहीं है तो ज्यादातर क्या होगा, यहाँ पे आयन होगा। परवल एसिड में क्या होता है, ज्यादातर आयन होते हैं। तो आंसर नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। इन दोनों में से दोस्तों कौन सा गलत कथन क्या है, सही है, और कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है।
देखिए दोस्तों, H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और N यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जो हमारा H2SO4 है, यानी कि परिष्करण मतलब क्या, शुद्धिकरण करने के लिए पेट्रोलियम में जो भी अन्य पदार्थ होते हैं उसको हटाने के लिए H2SO4 का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम में हमारा क्या पाया जाता है, सल्फर जो अतिरिक्त एलिमेंट होता है दोस्तों, सल्फर हो गया, और अन्य प्रकार का जो कंपाउंड होता है, इन प्रकार का क्या होता है, कंपाउंड होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो कथन ए यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयन की उपस्थिति के कारण है। बिल्कुल गलत दोस्तों। NaOH यहाँ पे हमारा क्या है, एक बेस है, बेस है, तो इसमें हमारा दोस्तों H प्लस आयन बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये क्षार हमारा है, तो ये हमारा OH माइनस आयन देगा। तो यहाँ पे ये हमारा OH माइनस आयन देगा, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन यानी कि कथन नंबर ए हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए हमारा किस में दिया गया है, बी नंबर पे। तो केवल कथन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, देखिए दोस्तों क्या है हमारा, ये CuSO4, ये क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट को अगर हम जलीय विलयन करेंगे, जलीय विलयन हमारा क्या देगा, ये जलीय विलयन कॉपर सल्फेट विलयन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, CuSO4 तो है, ये CuSO4 है। और जब इसको H2O के साथ मिक्स किया जाएगा, तो यहाँ पे हम एक एक बात विशेष कथन दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय गुण रखता है। क्या रखता है, अम्लीय गुण रखता है। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय गुण रखता है। तो अगर ये अम्लीय गुण रखेगा, तो अम्ल का हमारा काम क्या होता है, अम्ल का काम क्या होता है, जो हमारा ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है, उसको किस में बदल देता है, रेड में बदल देता है। ब्लू लिटमस क्या करता है, रेड में बदल देता है। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, लिटमस को प्रभावित नहीं करेगा। बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि जब एसिडिक नेचर का होगा तो वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, नीला में चेंज करेगा। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जब ये एसिडिक नेचर का होगा तो ब्लू लिटमस क्या करेगा, लाल कलर में वो चेंज कर देगा। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, हमारा जो क्षार नेचर का होता है, जो क्षारीय होगा वो हमारा ब्लू लिटमस को लाल लिटमस को लाल करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए दोस्तों, जो अम्ल हमारा होता है, सबसे क्या होता है, सबसे पहले क्या जानते हैं, H प्लस आयन देता है, और अधिक मात्रा में आयन देता है, अधिक मात्रा में देता है। और ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब जो कथन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो जो हमें क्या पूछा गया, गलत के बारे में पूछा गया है। प्रबल अम्ल अन्य जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जो प्रबल अम्ल हमारा है, जैसे कि हम HCl की बात करें, तो धातु कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट की बात करें, जैसे कि धातु कार्बोनेट हम क्या लिए, NaCO3 ले लिए। ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। तो ये हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। ये क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। और ये NaCl के साथ साथ ये HCO3 ऐसा कुछ कंपाउंड को, प्रोडक्ट को क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये क्या करता है, तेजी से रिएक्शन करता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये हम देख चुके हैं। HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हमारा, H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल क्या हमारा है, HNO3। ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि ये हमारा क्या है, प्रबल एसिड है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। अम्ल का स्वाद हमारा कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, या सोर होता है, जिसको हम कहते हैं। तो ये कथन क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलत बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें गलत के बारे में ही बोला गया है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी खनिज
अम्ल प्रबल होता है, बिल्कुल सही कथन। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के हमारे इतने सवाल थे, तो कल दोस्तों हम एसिड बेस से संबंधित सारे प्रश्न को करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।